नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। हमारी करीब 4 क्लासेज पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हम पिछली क्लास में देख रहे थे नवपाषाण काल, और आज हम नवपाषाण काल को कंप्लीट कर लेंगे। आगे आने वाली जो क्लास है उसमें मैं पाषाण काल के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्लासेज देखो, बार बार रिवीजन करते रहना और इनके नोट्स भी तैयार कर लेना। जो बार बार रिवीजन करोगे तो आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम। और जो इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, देखो वो बस वही लोग जुड़े जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार करवा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो क्लास को आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो हम इस टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हैं। नवपाषाण काल के कुछ स्थल थे जो हमने कुछ कल देख लिए थे। अब हम आगे देखते हैं बिहार के नवपाषाण कालीन स्थल। तो ये बिहार के नवपाषाण कालीन स्थल में पहला स्थल आएगा चिरांद। चिरांद कहाँ पे स्थित है? सारण, बिहार में स्थित है। चिरांद सारण, बिहार में स्थित है। चिरांद की खुदाई में नवपाषाण काल पेड़ों से बनी गोलाकार झोपड़ियाँ, चावल गेहूं की खेती और पत्थर और हड्डी के औजार और मृदा और मोती आदि प्राप्त हुए हैं। चिरांद की खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ हमें? चिरांद की खुदाई में हमें नवपाषाण काल के जो चिरांद है उसकी खुदाई में हमें पेड़ों से बनी गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं, चावल मिले हैं, गेहूं की खेती मिली है, पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं और मृदा और मोती आदि प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने करी थी चिरांद की? तो चिरांद की खोज करी थी 1877 में, 1877 में डब्ल्यू हंटर द्वारा की गई थी। चिरांद की खोज कब की गई? 1877 में डब्ल्यू हंटर के द्वारा, तथा बी के सिन्हा ने इसके बाद के पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषणों में योगदान दिया। बी के सिन्हा ने इसके बाद में जो पुरातात्विक उत्खनन होता है उसके जो अन्वेषण होते हैं उसमें योगदान दिया। तो चिरांद बिहार सारण में स्थित है। ये नवपाषाण काल का स्थल है। इसकी खुदाई से हमें पेड़ों से बनी गोलाकार झोपड़ियाँ, चावल गेहूं की खेती और पत्थर हड्डी के औजार मिले, मृदा और मोती प्राप्त हुए। तो इसकी खोज हुई थी 1877 में डब्ल्यू हंटर के द्वारा, और बी के सिन्हा ने पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषण में सहयोग दिया था। अब इस चिरांद की विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में इस स्थल पर हड्डियों के औजार पाए गए हैं जो हिरण के सींगों के हैं। किसके सींगों के हैं? हिरण के सींगों के। इस स्थल पर हड्डियों के औजार पाए गए हैं जो हिरण के सींगों के हैं। प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य? चिरांद से। कृष्ण लोहित रंग के मृतभांड प्रथम यहीं से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। चिरांद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले। किसके उपकरण नहीं मिले? चिरांद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले। गेहूं के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। ये इसकी विशेषता थी चिरांद की। चिरांद से हड्डियों के औजार पाए गए हैं, पत्थर के औजार नहीं मिले, जो किसके सींगों से बने हुए थे? हिरण की सींगों से बने हुए थे। प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। कृष्ण लोहित रंग के मृतभांड भी चिरांद से प्राप्त हुए हैं। गेहूं के प्रमाण भी मिले हैं। तो चिरांद गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। चिरांद का देख लिया आपने। चिरांद सारण नदी बिहार। चिरांद की खुदाई नवपाषाण काल से संबंधित था। चिरांद, इससे ये झोपड़ियाँ, चावल गेहूं की खेती, पत्थर और हड्डी, मृदा मोती आदि उपकरण मिले हैं। और यहाँ डब्ल्यू हंटर ने 1877 में इसकी खोज करी और फिर इसका उत्खनन करा था बी के सिन्हा ने। विशेषताएं देख ली हमने। विशेषताओं में हड्डियों के औजार पाए गए, पत्थर के उपकरण नहीं मिले, कृषि पशुपालन के साक्ष्य भी मिले, कृष्ण लोहित रंग के मृतभांड भी मिले। चिरांद कहाँ स्थित है? गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। तो बिहार का एक स्थल था चिरांद। अब चिरांद के बाद में उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन
स्थल आ जाएंगे। जो ये उत्तर प्रदेश है इसके नवपाषाणकालीन स्थलों में कोल्डी हवा आएगा, महगढ़ा आ जाएगा, इस और पंचो आ जाएगा, चौपानी मांडो आ जाएगा और लहुरा देव आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे? कोल्डी हवा, महगढ़ा, पंचोह, चौपानी मांडो और लहुरा देव। तो ये कोल्डी हवा है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और एक चौपानी मांडो भी इम्पोर्टेंट है। जो कोल्डी हवा है वो नवपाषाण काल के साथ ताम्र और लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। कोल्डी हवा से क्या क्या मिलता है? नवपाषाण काल के साथ साथ में ताम्र के और लोह काल के संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से कहाँ से? कोल्डी हवा से 6000 ईस्वी पूर्व का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सॉरी, जो 6000 ईसा पूर्व का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से रस्सी छाप, डोरी छाप, मृतभांड मिले हैं। कहाँ से मिले हैं रस्सी छाप और डोरी छाप मृतभांड? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से। यहाँ से डोरी और टोकरी के छापे वाले हाथ से बने अनगढ़ मृतभांड मिले हैं। कैसे मृतभांड मिले हैं? अनगढ़, जो अच्छे से गढ़े हुए नहीं थे, ऐसे मृतभांड यहाँ से मिले हैं। डोरी और टोकरी के छापे वाले मृतभांड। तो कोल्डी हवा नवपाषाण काल का तो स्थल था ही, इसके साथ साथ यह ताम्र और लोहकालीन भी था। यहाँ से कोल्डी हवा से उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में यह स्थित है। 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से रस्सी छाप, डोरी छाप, मृतभांड मिले। वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुए। यहाँ से डोरी और टोकरी की छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृतभांड मिले हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश का स्थल आ जाएगा महगढ़ा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? महगढ़ा। चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे भी। महगढ़ा से क्या क्या मिला है? महगढ़ा से चावल के साक्ष्य मिले। यहाँ से 20 गोलाकार झोपड़ियाँ मिली। क्या मिली हैं? 20 गोलाकार झोपड़ियाँ। और यहाँ से बांस के प्रमाण मिले, गौशाला मिली और पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले। तो महगढ़ा से क्या क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले, 20 गोलाकार झोपड़ियाँ मिली और बांस के प्रमाण मिले, गौशाला और पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले। यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। अब उत्तर प्रदेश का जाएगा लहुरा देव। ये जो लहुरा देव है ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच चावल की खेती की गई थी। इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं लहुरा देव उत्तर प्रदेश से। लहुरा देव से मिलते हैं। इन 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच जो चावल की खेती की गई थी उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से प्राचीन जो भूसी और चावल के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि ये सबसे प्राचीन है। 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच का चावल की खेती की यहाँ की गई थी। यहाँ से प्राचीन भूसी और चावल के अवशेष ये प्रूफ करते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। धान की खेती का भारत में सबसे पहले ज्ञात स्थल है। धान की खेती, धान यानी चावल की खेती का यह सबसे पहला ज्ञात स्थल है। कौन सा है? लहुरा देव। लहुरा देव के बाद में आ जाएगा चौपानी मांडो। जो ये चौपानी मांडो है ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस यहाँ से भी मृत भांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। मृत भांड के उपयोग का सबसे पुरातन यानी कि सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है चौपानी मांडो से। अब उत्तर भारत के देख लिए हमने। अब दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में नवपाषाण काल देरी से आया। ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर भारत की तुलना में जो दक्षिण भारत है वहाँ नवपाषाण काल देरी से आया। जो दक्षिण भारत है उसमें पहला कर्नाटक है। कर्नाटक का पिकली हल और वाटगल है। आंध्र प्रदेश है दूसरा, इसमें संगन कल्लू है। तमिलनाडु का पेयमपल्ली स्थल है। ये सारे दक्षिण भारत के हैं। तो दक्षिण भारत में पहला कर्नाटक के दो थे, पिकली हल, वाटगल। जो पिकली हल है, ये जो पिकली हल है यहाँ से क्या मिला है? भस्म टीले पाए गए हैं। कैसे टीले पाए गए हैं? भस्म के। यहाँ बस्ती के प्रमाण मिले हैं और चित्रयुक्त मृतभांड मिले हैं। क्या क्या मिला है? पिकली हल से भस्म के टीले पाए गए हैं,
बस्ती के प्रमाण मिले हैं, चित्रयुक्त मृत भांड मिले हैं। और दूसरा है वाटगल, वाटगल से अनाज भंडारण के गड्ढे, सुपारी, कसोली के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिला है वाटगल से? यहाँ से अनाज संग्रहण के गड्ढे, सुपारी, कसोली के प्रमाण मिले हैं। तीसरा है बेलारी, बेलारी से हथियार बनाने का कारखाना मिला है। बेलारी से क्या मिला है? हथियार बनाने का कारखाना मिला है। ये नोट्स आपको बहुत बहुत काम आएंगे। आप जब लास्ट में रिवीजन करोगे ना तो आपको ये एक दिन में इतना अच्छा रिवीजन करवा देंगे। और आप जो किताबों में पढ़ोगे तो फिर बाद में जब इनको आके देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं दिखेगा। आप चाहे लगा के देखना। बे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आ जाएगा संगनकल्लू। संगनकल्लू सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्य और राख के ढेर मिले हैं। संगनकल्लू में क्या मिला है? सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संगनकल्लू से। और राख के ढेर मिले हैं। क्या क्या मिला है? सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन स्थल और राख के ढेर। तमिलनाडु, तमिलनाडु स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का स्थल है पेयमपल्ली। कौन सा स्थल है? पेयमपल्ली। अब जहाँ से राख के टीले मिले हैं वो स्थल कौन कौन से हैं वो सब मैंने एक जगह कर दिए हैं। तो जो राख के टीले हैं वो कर्नाटक में पीकलीहल से मिला है, संगनकल्लू से मिला है, कूपगल से मिला है, बुद्धिहल से मिला है, मास्की, ब्रह्मगिरी और बुद्धिकनामा से मिले हैं। कर्नाटक में कहाँ कहाँ से मिले हैं राख के टीले? कर्नाटक में पीकलीहल, कर्नाटक का पीकलीहल से, संगनकल्लू से, कूपगल से, बुद्धिहल से, मास्की से, ब्रह्मगिरी से, बुद्धिकनामा से मिले हैं। और ये जो राख के स्थल हैं वो आंध्र प्रदेश में उतनूर और पलवाई से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? आंध्र प्रदेश के में जो उतनूर है वहाँ से और पलवाई से मिले हैं। अब इसके आगे देखते हैं जो टेकल कोट है वहाँ से सोने की लटकन मिली है, कान की बालियाँ मिली हैं और पत्थर का घर मिला है। क्या क्या मिले हैं टेकल कोट से? टेकल कोट से सोने की लटकन मिली है, कान की बालियाँ मिली हैं और पत्थर का घर मिला है। अब आ जाएगा उतनूर, आंध्र प्रदेश। राख के टीले के आधार पर माना जाता है कि यह अग्निकांड हुआ होगा। कहाँ अग्निकांड हुआ होगा? आंध्र प्रदेश, उतनूर में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में प्रारंभ से मृतभांड हाथ से बनते थे। नवपाषाण काल में प्रारंभ में मृतभांड किससे बनते थे? हाथ से। बाद में कुम्हार के चाक का प्रयोग होने लगा। नवपाषाण काल में के बाद में जो नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक का प्रयोग करके मृतभांड बनाए जाने लगे। बर्तनों में पोलिसदार काला मृतभांड, घूसर मृतभांड और मंदवर्ण मृतभांड शामिल हैं। बर्तनों में कौन कौन से मृतभांड शामिल हैं? बर्तनों में शामिल हैं घूसर मृतभांड, काला मृतभांड, पोलिसदार काला मृतभांड, घूसर मृतभांड, मंदवर्ण मृतभांड शामिल हैं। जो ये नवपाषाण काल है इसके औजार भी हैं। औजार में आ जाएगा सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले और छेनी। ये प्रमुख औजार हैं इसके। कौन कौन से औजार हैं इसके? ये सेल्ट है, कुल्हाड़ी है, बसूले और छेनी इसके प्रमुख औजार हैं। आप ऐसे सोचते होंगे कि ऐसे एक उस लय में पढ़ाई जाती है कुछ बोलती नहीं। देखो दोस्तों, टाइम पास नहीं करना, अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप वो देख सकते हो। अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ नवपाषाण काल में? नाव का। ये लोग रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। नवपाषाण काल के लोग क्या क्या उगाते थे? रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। जानवरों को पालतू बनाना सर्वप्रथम इन्होंने शुरू करा। नवपाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाना शुरू करा। इसके औजार देख लिया आपने, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूली और छेनी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें आ जाएगा भीमबेटका। जो ये भीमबेटका है ये होमोसेपियन मानव की गुफा मिली है। यहाँ पे होमोसेपियन मानव की गुफा मिली है। कहाँ पे मिली है? भीमबेटका से। कहाँ से मिली है? भीमबेटका से। इनाम गांव, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव से क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा और जो शिल्प है उसके प्रचलन के प्रमाण भी इनाम गांव से मिले हैं। क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा और जो शिल्पों का प्रचलन था वो भी इनाम गांव से मिला है। चिरांद, चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। और कोल्डी हवा से क्या मिला था? चावल के साक्ष्य मिले थे। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले
और चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य और चिरांद से हड्डी के उपकरण। बागोर और आदमगढ़, बागोर और आदमगढ़ से क्या मिला है? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर और आदमगढ़ से। दैमाबाद से क्या मिल रहा है? जोरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद था। जोरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? दैमाबाद। अब आ जाएगा बुरजोम। यहाँ से क्या क्या मिला है? बुरजोम से यहाँ से गर्त आवास मिला है। पालतू कुत्तों को मालिक के सबके साथ दफनाया जाता था। इस बात का पता भी हमें बुरजोम से ही चलता है। यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? गर्त आवास और पालतू कुत्तों के साथ को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये बात भी हमें बुरजोम से पता चलती है। मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और नवपाषाण काल की ये प्राचीनतम बस्ती थी। मेहरगढ़ क्या थी? नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पल्लवरम हैंडेक्स मिला है, इसको हस्त कुठार बोलते हैं। इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? पल्लवरम से, जो रोबोट ब्रूसफुट ने खोजी थी। जो अंतरजी खेड़ा, ये सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए यहाँ से अंतरजी खेड़ा से, क्योंकि यहाँ पे लोहे की भट्टियाँ भी मिली हैं। लोहे की भट्टियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा भी हैं कायथा है, एरन है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे प्राचीन बस्तियाँ मिली हैं कायथा एरन से। और भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है गुनगेरिया से। और लघनाज से मिला है मध्य पाषाण संस्कृति के सर्वोत्तम साक्ष्य। और नेवासा, यहाँ से रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन पटसन के साक्ष्य मिले हैं। ये सब मिले हैं। अब हाँ, आज हमारा ये जो पाषाण काल था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पढ़ लिया पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब हम कल की क्लास में ताम्रपाषाण पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो कल इस पाषाण काल के कल की वीडियो में मैं लेके आऊँगी, जिससे आपके ये टॉपिक अच्छे से एकदम रिवीजन हो जाएगा और समझ में आ जाएगा सब कुछ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको फिर कुछ भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से देखते रहना, समझते रहना और इसका बार बार रिवीजन करते रहना। आप इन नोट्स पे भरोसा कर सकते हो। आप कोई अच्छे एकदम आप दूसरी किताबें पढ़ोगे तो भी देखना आपको इनके बाहर शायद कुछ मिले। बढ़िया कंटेंट दिया है मैंने आपको। तो अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।